देखिए, कल हम लोग बात किए थे स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का जो क्लास हमारा वो है परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। अगर आपके पास परिनालिका है तो उसका आप स्वप्रेरण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, या उस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, ठीक है, या उसका सूत्र क्या होगा, आज हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, परिनालिका सभी को पता होना चाहिए कि परिनालिका होती क्या है। ठीक है, तभी आप उसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर पाएंगे। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा चुका है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होंगे तो फिर आप परिनालिका का स्वप्रेरकत्व नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करें कैसे निकाला जा रहा। देखिए, रेडी लगाया, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, इसको स्वप्रेरकत्व कहिए या इसी को स्वप्रेरण गुणांक कहिए। ठीक है, तो कभी कभी पेपर सेट करने वाला लिख देता है परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, और कभी लिख देगा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परिनालिका लेंगे। और परिनालिका होती क्या है, किसी भी कुचालक पदार्थ के पाइप पर, ठीक है, जब हम तार को क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो उसी समायोजन का नाम होता है परिनालिका। ठीक, तो हम यहां पर एक ऐसे बेलनाकार पाइप लेते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ भी कठिन नहीं है, फिजिक्स कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो तब तो। आधा यहां दिमाग रहता है, आधा पता नहीं कहां रहता है। पूरा यहां रखा करिए तब समझ में आएगा ये। तो हम सबसे पहले एक परिनालिका लेंगे, यानी एक बेलनाकार पाइप ले लेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देंगे। तो लीजिए, इस पे हमने तांबे का तार लपेट दिया। इस तरह से तांबे का तार लपेट दिया हमने। ये लो। ठीक, अब इस तार के दो छोर होंगे, दो सिरे होंगे। इनको आप किसी भी विद्युत स्रोत से क्या करें, जोड़ दें। ये एक विद्युत स्रोत है जिससे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होने लगा ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। अब ये परिनालिका तैयार हो गई। हमें करना क्या है, इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है या स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए अब देखिए, मान लेंगे कि जो परिनालिका हमने यहां पर इस्तेमाल किया है उस परिनालिका की लंबाई है, बिना लंबाई का तो होगा नहीं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, और इस परिनालिका पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मानोगे कि माना हमने जो परिनालिका लिया उसकी लंबाई इतनी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना, और उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी है, और उसमें हमने आई एम्पियर की धारा क्या किया, प्रवाहित कर दिया।
समझ में आ गई बात? तो ये इतना चीज आप मानेंगे। और अब बताइए, इसको अगर मान रहे हैं तो मान लिया हमने लंबाई कितनी, L, मान लिया इस पूरे परिनालिका की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। ठीक, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक, और इस परिनालिका में के एकांक लंबाई में जो फेरे हैं उनकी संख्या स्मॉल n है। ठीक, तो देखिए लिखेंगे, माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई कितनी, L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है जी, हमने माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, पर ऐसे परिनालिका पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, और उसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, परिनालिका की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, और उसमें बहने वाली धारा I है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब इस तरह से परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उसके अक्ष के समरूप होता है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक, यानी इसके अंदर जब धारा प्रवाहित करोगे तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इसके अक्ष के समांतर होंगी, ऐसे होंगी ना, ऐसे होता है। यानी इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। ठीक, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है बताइए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखिए, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना, जब परिनालिका में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो I एम्पियर की तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके अक्ष के समरूप होती हैं, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, D बराबर म्यू नॉट N इंटू I। ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड में भी होता है। अब आपको याद ही नहीं रहता, पीछे जो पढ़े हो,
इतना चुंबकीय क्षेत्र इस प्रणालिका के अंदर होगा। ठीक है जी। अब देखो, परिनालिका के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय क्या फ्लक्स, परिनालिका के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक, और उस फेरे का क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो उस फेरे का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना परिनालिका का क्षेत्रफल होगा उतना होगा ना। तो ये हो जाएगा B इंटू ए। जैसे अगर हम इस पे तार लपेटे हैं इस पे, तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा, जब तार लपेटेंगे तो उसके एक फेरे का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। समझ में आएगा? तो प्रणालिका के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर कितना है? B, और एक फेरे का जो क्षेत्रफल होगा एक राउंड का, वो प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? B इंटू ए। क्लियर? परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका पर लिखें, कुल फेरों की संख्या, कुल कितने फेरे प्रणालिका पर होंगे? तो कैपिटल N बराबर एकांक लंबाई में कितना फेरे है? N है, तो पूरे लंबाई पर NL। भाई एक लंबाई पर N है तो प्रणालिका की लंबाई कितनी है? L। तो L लंबाई पर फेरों की संख्या NL। तो ये हो गया कुल फेरों की संख्या। ठीक है। अब परिनालिका से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? परिनालिका से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो ध्यान दो, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, ध्यान देना, परिनालिका से गुजरने वाला जब कुल चुंबकीय फ्लक्स की बात होगा, इसका मतलब प्रणालिका पर जितने फेरे हैं सबसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इतना है, फेरों की कुल संख्या इतनी है। ठीक। तो पूरे प्रणालिका से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स दोनों का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे मान लो ये परिनालिका है, इस पर हमने एक राउंड ऐसे तार को लपेटा, तो एक राउंड तार से गुजरने, इस फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स मान लो 4 है, तो दूसरा राउंड लपेटा, तो अब कुल कितनी चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगी? भाई 4 इससे हो गया, तो 4 तीसरे से 4 और बढ़ा, चौथे से, पांचवें से, तो 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, 4 इससे, जितने होंगे सबसे 4 4, 1 2 3 4 5 6 7, 4 सते 28। देख लो, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28। समझ में आ गई बात? तो एक फेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम फेरों की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? और इस तरह जोड़ के भी देख लो, सही है ना?
तो उसी तरह से अगर एक फेरे से गुजरने वाला इतना है और कुल फेरे जो हैं इस पर इतने हैं, दोनों का गुणा कर देंगे तो इस प्रणालिका के कुल फेरों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकल जाएगा और वही फ्लक्स क्या होगा, पूरे प्रणालिका का चुंबकीय फ्लक्स होगा। समझ में आई बात? तो देखिए, प्रणालिका से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है परिनालिका के एक फेरे से गुजरने वाला क्या, चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय गुणे कुल फेरों की, यही होगा ना, कुल फेरों की संख्या। ठीक है जी। अब देखो, फाई बराबर परिनालिका के एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है जी, बी ए। अब कुल फेरों की संख्या कितनी है, तो एन एल। ठीक है, ये हो गया परिनालिका से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। अब ध्यान देना, चूंकि बी का मान देखो क्या है, म्यू नॉट एन आई, तो इस बी का ये मान यहां पे क्या करो, तो फाई बराबर क्या मिला जी, म्यू नॉट एन इंटू आई, बी की जगह हो गया, फिर है फिर एन कै बार आ गया, तो लिखो एन पे 2 घात, फिर आई, फिर ए, फिर एल, हो गया। तो प्रणालिका से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स आपको मिल गया। ठीक है जी। अब देखो, चूंकि आप पढ़े होंगे फाई बराबर होता है एल, पढ़े हो ना, सो प्रेरक वाले में, पढ़े नहीं पढ़े हो? तो अगर इन दोनों से तुलना करें, ठीक है, इससे इसकी तुलना करें, या फाई का मान एल आई यहां रख दें, तो क्या मिला, एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ये मिला ना, दोनों में आई और आई, तो एल बराबर क्या मिला जी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। सुनना बात, और एल ही क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है। अब देखो, एक तो फॉर्मूला आपको ये मिल गया, और आगे देखो, इसमें देखना ध्यान से, चूंकि अगर स्मॉल एन यहां से निकालें तो एल इधर जाएगा, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो सकता है, कैपिटल एन बाई, हो सकता है ना, कुल फेरों की, यहां पर एन जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर इस एन को हमें कुल फेरों की संख्या में बदलना हो तो फिर स्मॉल एन का मान यहां से निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो एल बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट, और ये हो गया एन, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, नीचे एल पर भी हो जाएगा, फिर बचा गया ए इंटू इस एल से आई स्क्वायर कट गया, तो एल बराबर हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। ये हो गया परिनालिका का स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक। ठीक है। अब देखो, अगर परिनालिका के मान लो अंदर कोई पदार्थ रखा गया हो, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ताकि जल्दी से प्रणालिका में चुंबकीय गुण डेवलप हो जाए, तो जब चुंबकीय पदार्थ रखोगे तो उस चुंबकीय पदार्थ की अपनी चुंबकीय पारगम्यता होगी, यानी चुंबकशीलता होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसकी अपनी चुंबकशीलता होती है। ठीक, तो देखिए
यदि परिनालिका के अंदर म्यू आर चुंबक शीलता का पदार्थ क्या हो, रखा हो। अगर उस प्रणालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखी गई हो जिसका अपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी हो, म्यू आर हो, तब इस प्रणालिका का स्वप्रेरक तो क्या होगा, तब स्वप्रेरक तो एल का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई, तब ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ रखा गया है जिसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है, ठीक, तब उस प्रणालिका का स्वप्रेरक गुणांक कितना हो जाएगा। और यदि नहीं रखा है, प्रणालिका के अंदर खाली है, तब ये हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, देखना ऐसे लिखना, तब लास्ट में यहां लिखना, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निम्न राशि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, यानी क्या क्या प्रणालिका में बदलेंगे तो प्रणालिका का स्वप्रेरक तो चेंज हो जाएगा। निर्भर का मतलब यही है कि अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज पर निर्भर है तो उसको बदलोगे तो ये भी क्या होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। तो पहला है, सूत्र में देखो ध्यान से, प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, यानी प्रणालिका की मोटाई कम करेंगे तो स्वप्रेरक तो कम हो जाएगा, बड़ा करेंगे चौड़ा करेंगे तो उसका स्वप्रेरक अधिक हो जाएगा। मतलब ये इतना पतला प्रणालिका हो तो इसका स्वप्रेरक तो कम होगा इसके तुलना में, अगर इसके जगह में मोटा सा पाइप लगा दें उसके तुलना में। ठीक, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका स्वप्रेरक तो भी, तो यहां लिखेंगे पहला अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या सिंपल में अगर हम इसको लिखें तो और देखिए आसान, कैसे निर्भर करेगा, तो यल जो होगा समानुपाती होता है किसके, ए के, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो यल। दूसरा देखिए, दूसरा किस पर निर्भर करेगा, प्रणालिका पर कुल फेरों की संख्या पर, यानी यल समानुपाती कुल फेरों की संख्या का वर्ग, इस पर निर्भर कर रहा है। तीसरा किस पर निर्भर कर रहा है देखिए, और देखिए म्यू आर, अगर उसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो उसकी चुंबकशीलता पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक, चौथा देखिए, चौथा प्रणालिका की लंबाई के व्युत्क्रम है, यानी लंबाई ज्यादा हो जाएगी प्रणालिका का तो स्वप्रेरक तो घट जाएगा। इसका मतलब यल समानुपाती 1/L, इतने पर निर्भर करेगा वो। समझ में आ गई बात। इनमें से किसी को बदलोगे तो स्वप्रेरक बदल जाएगा। क्लियर। और जो म्यू नॉट है इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है, वो तो बदलेगा नहीं, तो इसलिए इन चार राशियों पर प्रणालिका का स्वप्रेरक निर्भर करता है। क्लियर हो गया सभी को, कहीं पर किसी को डाउट नहीं है ना, देख लो, नोट कर डालो।
चलो देखो अगला टॉपिक, प्रेरक की ऊर्जा। प्रेरक की ऊर्जा क्या होती है? प्रेरक की ऊर्जा, पहले समझो प्रेरक है क्या। परिनालिका का एक छोटा सा भाग जिसमें धारा परिवर्तन के विरोध करने का गुण पाया जाता हो, या जो धारा परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। ठीक है, उसी छोटे से भाग का नाम है प्रेरक। ठीक, अगर आपसे प्रेरक पूछा जाए प्रेरक क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि प्रणालिका या किसी विद्युत परिपथ का एक छोटा सा भाग जिसमें धारा परिवर्तन के विरोध करने का गुण पाया जाता हो, उस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। ठीक, उस प्रेरक की ऊर्जा कितनी होती है, उस ऊर्जा को हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे वही यहां पे देखना है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे माना किसी प्रेरक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है जी, हमने एक प्रेरक लिया और प्रेरक समझ रहे हो वो है जो धारा परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। ठीक है, हमने कहा कि उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित किया, तो जब धारा प्रवाहित करोगे तो उस प्रेरक के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है E, वो होता -L DI बाई, यही होता है। ठीक है, इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा? उस धारा का विरोध करेगा। ठीक, फिर भी हमें उस धारा को उस परिनालिका या प्रेरक में हमें क्या करना है? प्रवाहित करना है। तो प्रवाहित करना है तो हमें एक वोल्टेज लगाना पड़ेगा जो उस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करे? धारा को प्रवाहित करे। तो ये वो स्रोत है, ठीक है, जिसको हमने इस प्रेरक से, ये प्रणालिका का एक छोटा सा भाग है जिससे ये स्रोत इस प्रणालिका में इसके विरुद्ध धारा को क्या कर रहा? प्रवाहित कर रहा है। और ये है वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना है? V है। ठीक है, लिखेंगे प्रेरक में ई का मतलब समझ रहे हो ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल में ई के विरुद्ध धारा को प्रवाहित करने के लिए
वोल्ट या भी वोल्टेज को क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं। यानी परिपथ में ई के विरुद्ध धारा को हमें क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्रोत लगा दिया जिसका वोल्टेज क्या है, भी। तो भी वोल्टेज को आरोपित करते हैं। अब इस भी की दिशा ई के क्या होगी, उल्टा होगी। ई रोकेगा और भी धारा को प्रवाहित करेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भी बराबर माइनस होगा ना, दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। अब देखो ई का मान ये है, यही है ना, क्या रखोगे, एल डी आई बाई डी टी, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, तो भी का मान हो गया एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इतना वोल्टेज आपको यहां पर आरोपित करना होगा, तब जाकर के विद्युत वाहक बल के विरुद्ध इसमें धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ गई बात। अब देखो ये हो गया, अब धारा बह रही होगी तो आवेश भी बह रहा होगा। तो देखिए, यदि परिपथ में dq आवेश प्रवाहित होता है, dq आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य, अगर dq आवेश प्रवाहित हो रहा है उसमें तो कितना कार्य किया जाएगा, तो dw बराबर विभव गुणे आवेश, यही होता है ना। कार्य का सूत्र क्या होता है, विभव गुणे प्रवाहित आवेश। भी का मान ये है, यहां पर ये मान रख दो तो हो जाएगा dw बराबर एल डी आई बाई इंटू डी क्यू। सही है जी। अब देखो dw बराबर एल डी आई डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो, बोलो, ऐसे भी लिख सकते हो। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है जी, आई होता ही नहीं होता, धारा का ये सूत्र है, होता है ना। तो ये हो गया आई, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एल आई डी आई, ये हो गया। ठीक, अब देखो यदि धारा 0 से आई एम्पियर तक प्रवाहित होती है, मतलब समझो, जब हमने इसमें वोल्टेज नहीं लगाया था तो इसमें धारा क्या रही होगी, शून्य। हमने वोल्टेज लगा दिया तो धारा कितनी बहने लगी, आई। तो पहले धारा 0 थी, फिर हो गई आई, तो 0 से आई होने में कार्य करना पड़ा होगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, इसी का समाकलन कर देंगे। समाकलन में इधर का समाकलन हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0 से आई एल आई डी आई, इसी का समाकलन कर दीजिए। W बराबर एल बाहर हो जाएगा और आई का समाकलन होगा आई स्क्वायर बाई 2 होगा, ये हो जाएगा। देखो एल का तो समाकलन होगा नहीं क्योंकि डी के साथ क्या है, आई है ना, तो वो एल को समाकलित नहीं करेगा, तो एल को बाहर कर देंगे। ये समाकलन किसका करेगा, आई का, क्योंकि डी के साथ क्या है, आई है। समझ में आ गई बात। तो आई का समाकलन कैसे होता है, आई पे एक घात है, एक घात और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, आई पे 2 घात, और जितना घात होगा उतना उसका बटा भी होगा। अगर आई पे 3 घात होता तो बटे में, आई पे 4 घात आता तो बटे में। समझ में आ गई बात। तो जितना घात आएगा उतना बटा लिखना है। ठीक, अब देखो ध्यान देना,
1/2 को ब्रैकेट से बाहर कर लो, ये हो जाएगा 1/2 L, और ब्रैकेट में बचा आई स्क्वायर, तो आई की जगह अपर लिमिट इहो आई है, माइनस आई की जगह लोअर लिमिट 0, तो W बराबर 1/2 LI, ये हो गया किया गया कार्य। और कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा ना। तो यही क्या हो गया? ऊर्जा। यानी इस प्रेरक की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ LI। अगर कार्य की गणना करनी हो तो यही सूत्र, अगर ऊर्जा की गणना करनी हो तब यही सूत्र, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही, दोनों एक दूसरे के रूप हैं। समझ में आ गई बात? आगे लिख देंगे E बराबर 1/2 LI, नोट कर लीजिए।